नमस्ते, मैं हूं अवनीश सिंह और आज बात करेंगे कि नोएडा के अंदर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। आप अपने सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक खबर बार बार सुन रहे होंगे कि नोएडा के अंदर जो कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, वो सड़कों पे हैं। पुलिस के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। एक तरीके से पथराव हो रहा है, दूसरे तरीके से लाठीचार्ज हो रही है। पूरी कहानी क्या है वो समझेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आप सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहे होंगे कि न्यूज की एक पत्रकार हैं जिस्ट की सोनल, और दैनिक भास्कर के पत्रकार के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने बदसलूकी किया है, गलत किया है। एक एक करके पूरी खबर को समझते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सारे वर्कर हैं जो प्राइवेट सेक्टर में नोएडा के अंदर काम करते हैं, वो रोड पे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं। आप देखेंगे कि सारे न्यूज चैनलों ने छापा है कि नोएडा के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग मांग कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि हमारी जो तनख्वाह है उसको बढ़ा कर दिया जाए, जो सरकार की तरफ से मिनिमम सैलरी का ब्रैकेट है वो हमें दिया जाए। तो हम ये समझते हैं एक एक करके कि ये घटना शुरू कैसे हुई, आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई। तो अभी उस जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक ट्वीट आया है। योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने औद्योगिक श्रमिकों से अपील की है कि वे कोविड की महामारी के दौरान डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन मतलब कि स्टेट के अंदर और सेंट्रल के अंदर दोनों जगहों पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा दिए गए सहयोगों को याद रखिए और अशांति फैला रहे लोगों से सावधान रहें। मुख्यमंत्री की टिप्पणी नोएडा के कई औद्योगिक क्षेत्रों में सोमवार को श्रमिक हिंसकों के विरोध प्रदर्शन के बीच आई। उनका कहना है कि हम आपके लिए बहुत कुछ किए हैं, आपने कोविड में हमारी बात मानी, हमें सपोर्ट किया, इस तरीके से हमें इस बार भी मौका दीजिए। उनका कहना है कि जैसे आपने कोविड के दौरान हम पे भरोसा रखा, इस बार भी हम पे भरोसा रखिए, हम आपकी बातें जरूर सुनेंगे। सरकार के एक तरीके से प्रतिनिधि होते हैं डीएम। उन्होंने कहा है, मेधा रूपम नोएडा के डीएम है, उनका कहना है कि आपके कंपनियों में हमने मैसेज दे दिया है, हमने नोटिस दे दिया है, उनसे बातचीत चल रही है, हम आपके लिए जरूर समाधान ढूंढेंगे। तो साथ ही साथ विपक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो हमारे विपक्ष में हैं अखिलेश यादव, उनका भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट आता है और उन्होंने क्या कहा उसकी समरी मैं आपको बता दूं। तो उनके अनुसार मजदूरों के आंदोलन को नक्सलवाद का नाम देकर बदनाम करने से पहले वो वहां के सूबे के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप नक्सलवाद का नाम देकर बदनाम करने से पहले आपको ये बताना होगा कि पिछले 10 वर्षों में आपने ऐसा क्या किया जिससे ये हालात पैदा हुए। आप अपनी राय जरूर बनाइएगा, उससे पहले आप एक बात समझिए, पक्ष और विपक्ष, विपक्ष हमें हर दम अच्छा हो या बुरा हो, अभी हमारे देश के अंदर हर दम सवाल पूछ रहे हैं, और पक्ष के लोग चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें हरदम अपनी तारीफ करवा रहे हैं। तो दोनों तरीके से बयानबाजी चल रही है, लेकिन वहां के जो वर्कर हैं, वहां के जो एम्प्लॉई हैं, अभी तक उनको कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। उनको कंपनियों की तरफ से ये नहीं रिटर्न में लिख के मिला है कि आपकी जो मांगे हैं वो हम मान रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ और ये इसका कोर क्या है, क्या चाह रहे हैं वहां के लोग। तो आपको बता दूं कि आप पहले 2-3 वीडियो देखिए। अप्रैल से आज 13 तारीख हो गई, आज तक अभी सैलरी नहीं बढ़े और अपनी तरफ से इन्वेंट्री की छुट्टी देते हैं, वो छुट्टियां भी काट लेते हैं। होली की छुट्टी थी, उनने वो भी काट ली और गालियां भी और टॉर्चर भी बहुत करते हैं। 12,000 सैलरी में हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। 5,000 रूम का किराया चला जाता है, प्लस 5,000 वो जा रहा है आपका गैस सिलेंडर का भराई। तो हम इतने में क्या कर सकते हैं। काम कराते हैं, ओटी नहीं देते हैं, वर्किंग पे चलाते हैं ओटी। आप लोग सब इस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉई हैं? 2-2 साल हो गए कंपनी में काम करते, 2-2 साल, अभी कोई कुछ नहीं हुआ। इन वीडियो में लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारी सैलरी है, मैक्सिमम जो वर्कर हैं उनकी जो सैलरी है वो 9,000 से 14,000 रुपए के बीच में है, और नोएडा जैसे शहर में अगर वो रह रहे हैं तो उनका कहना है कि हम 4 से 5,000 रुपए का रूम रेंट दे देते हैं, 3-4 हजार रुपए हम खाने पे दे देते हैं, और अगर मोबाइल का रिचार्ज और मेडिसिन की अगर बात करें तो 1,000-2,000 रुपए वो जो खर्चे होते हैं, तो हम अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अपनी तनख्वाह कम से कम 20,000 रुपए हमको चाहिए। और
अभी आप देख पा रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रूस का चल रहा है, उसके बाद आप देखेंगे कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इसके वजह से गैस के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। जो गैस सिलेंडर वहां पे, जब आप शहर में रह रहे होंगे, आप पटना में हैं, दिल्ली में हैं, बनारस में हैं, कहीं पे भी हैं, तो आप देखते होंगे कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो छोटे छोटे सिलेंडर 5-5 किलो के रखते हैं, जिसपे वो 5 किलो तक का गैस पहले 100 रुपए किलो भराते थे, तो 500 रुपए में उनका सिलेंडर भर जाता था। अब वही गैस वो 500 रुपए किलो तक भरवा पा रहे हैं, और वो भी कई जगहों पे मिल नहीं रहा। और जो कुक्ड आइटम है, जो ठेला पे पटरी पे जो लोग खाते हैं चलते हुए, उसमें भी अगर जो गैस के इस्तेमाल से बन रही चीजें थी वो महंगी हो गई हैं। तो ये उस युद्ध का प्रभाव भारत में दिखना शुरू हो गया। लोगों को अब उनकी जरूरत नहीं पूरी हो पा रही है 14,000 12,000 में, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें सैलरी कम से कम, सरकार ने जो लेबर लॉ के तहत तय किया है कि 783 रुपए जो स्किल्ड लेबर हैं उनको मिलना चाहिए, वो अप्लाई होना चाहिए। साथ ही साथ उनकी ये भी मांग है कि जिस कंपनी में वो नौकरी करते हैं, उन कंपनियों में अगर उनको ओवर टाइम नौकरी करवाया जाता है, ओवर टाइम अगर उनको काम करवाया जाता है, तो भी उनको उसका डबल पैसा मिलना चाहिए, जो सरकार ने तय किया है, लेकिन वो मिल नहीं रहा। तो इस कहानी की शुरुआत, इस प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है हरियाणा से। दिल्ली के एक तरफ अगर उत्तर प्रदेश टच है, नोएडा वाला एरिया, तो दूसरे तरफ टच है गुड़गांव, मानेसर। वहां पे भी 7 तारीख या 8 तारीख के आसपास वर्करों ने मांग करी, और वहां की सरकार ने उनकी मांग को माना। वो सरकार के तरफ से 1 अप्रैल से जो नॉन स्किल्ड वर्कर हैं उनको करीब 15 से 16,000, और जो स्किल्ड है, हाईली ट्रेंड एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनको 21,000 के आसपास की सैलरी तय कर दी गई है। अब वही उत्तर प्रदेश के नोएडा में वर्करों की मांग है, और ये जायज भी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग एरिया से अगर लोग आते हैं राजधानी के अंदर काम करने के लिए, या किसी भी शहर में जाते हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि हम अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करेंगे, साथ ही साथ हम घर परिवार में भी कुछ पैसे भेजेंगे, और वो उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो पाएगी। लेकिन अगर देश की राजधानी के अंदर आप हैं, आपको बता दूं, अगर ये जो लोगों को नक्शे में अच्छे से नहीं पता है, तो नोएडा और दिल्ली करीब करीब एक ही है। क्यों? उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है वो, और जो एरिया है, जो इंडस्ट्री है वो, और जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई है, जो लाइफस्टाइल है, वो करीब करीब एक ही है। तो यहाँ पे 10 से 12,000 रुपए में गुजारा कर पाना एक नॉर्मल लोग के लिए बहुत मुश्किल है। तो अब आगे आप देखिएगा कि वहां के एक इंटरव्यू को मैंने देखा, तो वहां पे आप ये देखिएगा कि प्रदर्शनकारियों में से लक्ष्मी ने कहा कि मैं मदर सन में काम करती हूँ। एक कंपनी है मदर एंड सन, उस कंपनी का काम है कि वो गाड़ी के अलग अलग पार्ट को बना करके टाटा को, मारुति को, अलग अलग कंपनियों को बेचती है, वो खुद की गाड़ी नहीं बनाती है। उस मदर एंड सन में काम करती हैं। हमें बहुत कम वेतन दिया जाता है, जबकि हमें ज्यादा चाहिए। जब धरना प्रदर्शन किया तो बिना किसी गलती के हमें पीटा गया। गैस सिलेंडर, सब्जी और बाकी सारी चीजें महंगी हो गई। मैंने कहा था ना कि वो छोटे छोटे सिलेंडरों में किलो के हिसाब से गैस भरवाते हैं। और ये जो प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, और जो सबसे केंद्र में रही थी कंपनी और वहां के एम्प्लॉय, वो थे मदर एंड सन की कंपनी। मदर सन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एक कंपनी है जो करीब 40 देशों के अंदर ऑपरेट करती है। और अगर इस कंपनी का हेड ऑफिस नोएडा के अंदर है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉइयों के जो नंबर दिए गए हैं, 93,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं। और जो कंपनी का मार्केट कैप है, नेटवर्थ है, यानी कि कंपनी के पास जो पूंजी है वो करीब करीब 1.26 ट्रिलियन है, यानी कि 1,26,000 करोड़ के आसपास की संपत्ति वाली ये कंपनी है। जिस तरीके से ये स्टॉक्स एनालिसिस नाम की एक वेबसाइट ने जो डेटा दिया है, मैं आपको बता रहा हूं। अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पे जो इंटरव्यू चल रहे हैं मदर एंड सन कंपनी के एम्प्लॉइयों के, आप अलग अलग न्यूज चैनल, अखबारों में, सोशल मीडिया पे आप देख पा रहे होंगे कि इनके एम्प्लॉइयों का ये कहना है कि हमें टाइम से सैलरी नहीं मिलती है,
ये सिर्फ एक कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, बहुत सारी कंपनियों के एम्प्लॉय इस प्रोटेस्ट के अंदर आ चुके हैं। लेकिन जो सेंटर हुआ था जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, उस केंद्र में ये कंपनी थी। तो इस कंपनी के एम्प्लॉइयों का ये कहना है कि हमें ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है, हमें सैलरी बहुत कम मिलती है, यानी कि हमें 10 से 12 हजार रुपए मिलते हैं। आप पीछे देखेंगे कि आपको जो मैंने बताया था कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी हरियाणा राज्य से। आप ये पीछे देखेंगे कि कुछ दिन पहले ही वहां पे भी सेम टाइप का प्रोटेस्ट हुआ था और सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ी थी। सरकार ने वहां पे एक रूल जो पहले था उस रूल के अनुसार कह दिया कि जो नॉन स्किल्ड वर्कर हैं उनको कम से कम 15,000 रुपए की तनख्वाह मिलनी चाहिए और जो एक्सपीरियंस और ट्रेंड हैं उनको 20,000 के आसपास की सैलरी होनी चाहिए थी। और वहीं से लोग अब उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनका कहना है कि सेम अगर हरियाणा सरकार कर सकती है तो हमें भी, हमारी सरकार को भी मानना पड़ेगा और हमें भी ये सैलरी मिलनी चाहिए। और इसको लेकर के आप एक चीज देखेंगे कि जो सरकारी चैनल है, सरकारी चैनल का मतलब है कि जो सरकार की तारीफें करते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारे चैनल हैं, वो आपको ये खबर पे डिबेट करते नहीं दिखेंगे। उसके पीछे का कारण भी है, कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग सही हैं। अगर आप इतनी महंगाई के अंदर 10-12 हजार रुपए में सरवाइव कर ले रहे हैं तो ये आसान काम नहीं है। और इसी को लेकर के मैंने 2-3 चैनल जो हैं अभी यूट्यूब पे बहुत एक्टिव हैं, जैसे न्यूज पिंच को आप देखिएगा, जस्ट को देखिएगा। न्यूज पिंच पे मैंने सौरभ की एक रिपोर्ट देखी। सौरभ ने एक ITI कॉलेज से पास आउट बहुत सारे वर्करों से बातचीत की। जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं वर्कर कि हमें 21-21 हजार रुपए बोल करके कंपनियां लेके आई थी, हमारे कॉलेज में बोला गया था कि आपको 21 हजार रुपए की तनख्वाह मिलेगी, लेकिन यहाँ मिलती है 14 हजार रुपए। और मेरे पीछे आके एक फोटो देखिएगा, इनका नाम है सोनल। सोनल जिस्ट न्यूज चैनल में काम करती हैं। ये जब वहां पे ग्राउंड पे पहुंचती हैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करती हैं जो प्रोटेस्ट में हैं वर्कर, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के किसी एक कर्मचारी ने इनके जो सहयोगी थे और दैनिक भास्कर के पत्रकारों पे लाठीचार्ज कर दी। आप ये वीडियो देखिए। आज देखो देखो इधर। अरे सर मीडिया से क्या वैसे मारा आपने? मीडिया से वो आपने कैसे मारा? क्या बदतमीजी है? इधर आइए। इनका नाम रिकॉर्ड करो। आप मीडिया को कैसे खिलाफ अभी एफआईआर करो। इसको रुको ना, एक मिनट, इसको पकड़ना है। इसकी गलती होगी। आपने मारा कैसे? पहचान आ रही है। ऐसे कैसे पकड़ लोगे? मेरा सवाल है नीति नियंताओं से कि देश में ऐसा कब तक रहेगा? आखिर उनकी मांग को अगर सरकार तक पहुंचाने के लिए अगर पत्रकार पहुंच रहे हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सरकार के और लोगों के बीच की कड़ी है, ये पुल है एक तरीके से। लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने में इनका अहम योगदान रहता है। और इतनी बहादुरी के साथ पत्रकारिता करने वाली बहन के साथ पुलिस ने ऐसा क्यों किया? पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल माफीनामा इनके लिए आना चाहिए। बहुत भरोसा रहता है पुलिस पे लोगों का, और अभी तक है। आगे सरकार की तरफ से जो कुछ भी बयान होगा, सरकार की तरफ से अगर क्या इनकी मांगे मानी गई या कुछ स्टेटमेंट आता है तो आपके साथ एक नए वीडियो में जरूर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।